हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सारंग गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं गौरव सिन्हा, आपका केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था कि सॉलिड और सॉलिड के टाइप्स को हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि पिछले वीडियो में हमने ये भी देखा था कि सॉलिड के जो टाइप होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड के टाइप जो हैं हम लोगों को क्लास 12 में नहीं पढ़ना है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो टाइप होंगे इनमें हमने ये भी पिछले बार आपको बताया था कि जब भी कोई क्लासिफिकेशन होता है या किसी के टाइप्स को जब बांटा जाता है तो कोई ना कोई एक बेस जरूर होता है। तो यहाँ क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होंगे उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे हम लोग यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग बांटते हैं। तो देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है और यहाँ भी बता रहे हैं कि जिससे सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है। दीज आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में अगर कोई सॉलिड बन रहा है और उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे वेरियस टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हैं। इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग क्लासिफाई या इसको हम लोग इसके टाइप्स को पढ़ते हैं। तो ये फोर्स पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से फोर्सेज हैं। तो सबसे पहला जो फोर्स आएगा कि वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उसके बाद कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक, मेटालिक बॉन्ड्स, मेटालिक फोर्सेस काम कर रहे हैं उनके बीच में, और कोवैलेंट बॉन्ड। तो चूंकि जो बॉन्ड होंगे वो भी क्या होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होते हैं। तो ये मेटालिक बॉन्ड हम लोग लिखते हैं या कोवैलेंट बॉन्ड इसको लिखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं डिफरेंट फोर्स के बेस पे कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये हो गया पहला टाइप, जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, यानी आणविक क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा जो टाइप है ये है आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड। तीसरा जो टाइप है ये तीसरा टाइप है हमारा मेटालिक सॉलिड, जिसको हम लोग धात्विक ठोस बोलते हैं। और जो हमारा चौथा टाइप है वो है कोवैलेंट सॉलिड, जिसको हम लोग सहसंयोजी ठोस के नाम से जानते हैं। ये विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है, यानी हमने जो क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोस के जो प्रकार जाने हैं वो मुख्य रूप से किस पर आधारित है, तो जो उनके अवयवी कण हैं, यानी कि जो भी सॉलिड बना है, जो क्रिस्टलीय ठोस बनाता है, जिनके रेगुलर पैटर्न में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, यानी कि ये मेरे हाथ और इस पेन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, इसके बेस पे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई करते हैं। तो ये चार टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड हमको मिल रहे हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवैलेंट सॉलिड। अब हम लोग आगे देखेंगे कि जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके बारे में। तो जब हम मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखते हैं तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स जो है वो मॉलिक्यूल्स कई टाइप के फोर्सेस से बाउंड अप हुए रहते हैं। तो इनके बीच में जो कई तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं, तो जाहिर है कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड के भी कई टाइप्स होंगे। तो इनको भी हम लोग देखते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, उनमें कौन कौन से फोर्सेस काम करते हैं। तो पहला डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स। ठीक है, ये होता किसके किसके बीच में है, तो ये डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स जो होता है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करता है। यानी नॉन पोलर मतलब अध्रुवीय और अध्रुवीय मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी अणु के बीच में काम करता है। दूसरा जो है डाइपोल इंटरैक्शन फोर्सेस, डाइपोल इंटरैक्शन फोर्सेस। तो डाइपोल इंटरैक्शन फोर्सेस में देखिएगा ये किसके किसके बीच में काम करता है, यानी कि द्विध्रुव आकर्षण बल। ठीक है, ये किनके किनके बीच में काम करता है, तो मॉलिक्यूल्स जो पोलर होते हैं और पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी जो पोलर और पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करेगा फोर्स, उसको हम लोग डाइपोल इंटरैक्शन फोर्सेस बोलते हैं।
जो नॉन पोलर के बीच में काम करेगा फोर्स, उसको हम लोग डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स के नाम से जानते हैं। और एक अनदर टाइप है जो एक्स्ट्रा फोर्स जो है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, और हाइड्रोजन के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। अब इन फोर्सेज में हमको ये बात पता है कि आपने लंदन फोर्स देख लिया, डिस्पर्सन फोर्स देख लिया, लेकिन बेसिक सा चीज है कि हमको मॉलिक्यूल्स शायद पता हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो एक हम मोटे मोटे तौर पे आइडिया आपको दे देते हैं, क्योंकि ये हम लोग प्रीवियस 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे कि नॉन पोलर यानी कि अध्रुवीय किसको बोलते हैं और ध्रुवीय किसको बोलते हैं, ठीक ना। तो ये जानना जरूरी है। अगर हम ध्रुवीय और अध्रुवीय मॉलिक्यूल्स को यानी अणु को हम जान जाएं तो इनका एग्जाम्पल्स हम इजीली लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। देखते हैं हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फोर्सेस मॉलिक्यूलर सॉलिड आर ऑफ 3 टाइप्स। अब चूंकि हमने 3 तरह के फोर्सेस पढ़े हैं तो जाहिर है कि 3 तरह के मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड भी होंगे। तो पहला जो है वो है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा जो है वो पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और तीसरा जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनमें खास बात क्या है कि जो नॉन पोलर होता है फोर्सेस आर लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स के नाम से हम लोग जानते हैं। इनमें नॉन पोलर जो क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, जो पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन फोर्सेस काम करता है, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ही काम करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि लंदन फोर्स जो होता है वो वेरी वीक है, बहुत कमजोर सब फोर्स होता है, बहुत कमजोर बल, ये दुर्बल बल होता है। दीज आर फॉर्म्ड अमंग द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी ये जो फोर्सेस हैं लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जब ये बॉन्ड बनेगा तो हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये आ जाता है कि पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है। अगर जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं जानकारी है तो एक मोटे मोटे तौर पे आइडिया दे रहे हैं। अगर इसका डिटेल्ड वीडियो चाहिए पोलर और नॉन पोलर का तो आपको कमेंट करना होगा, कमेंट आप करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पे लेके आए, क्योंकि इस टॉपिक का यूज हम लोग अगले जो चैप्टर सॉल्यूशन जो है इसको गोल या विलियन के नाम से जानते हैं उसमें भी इस टॉपिक का यूज हम लोग करेंगे। इन मॉलिक्यूल्स को समझना जरूरी पड़ता है। अब देखिए पोलर का मतलब क्या है कि एक मोटे मोटे तौर पे हम लोग आइडिया लेते हैं कि दीज डाइपोल मोमेंट्स आर जीरो। इनके जो डाइपोल मोमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, ठीक ना, तो ये जीरो होता है। सिंपल सा आपको चीज समझना है, ज्यादा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे। आपको अगर मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर पता है, मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर आपको अगर पता चल गया तो आप उसका पोलैरिटी बता सकते हैं। 2 चीज चाहिए, एक तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट का, तत्व का विद्युत ऋणात्मकता, और उसका संरचना। अगर आपको पता है तो आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि वो मॉलिक्यूल्स पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं BeCl2 का। BeCl2 का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है, बॉन्ड एंगल इसमें 180 डिग्री का बनता है, ठीक है, 180 डिग्री का, यानी कि ये रैखिक स्ट्रक्चर बनता है BeCl का। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, En ऑफ Cl इज ग्रेटर देन Be, बेरिलियम से क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। तो ज्यादा है तो क्या करेगा, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, एक बॉन्ड बनाने में मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा हुआ है कोवैलेंट, तो ये क्या करेगा कि अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। जिसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगा वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन्स, ये तो इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन का है और ये वाला इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम का, बेरिलियम वाला इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्लोरीन, ठीक ना। तो जब ये बेरिलियम वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन खींचेगा और दोनों तरफ से खींच ही रहा है, तो आप ये देख के बताइए कि जो बी है उसका पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण किधर होगा। आप सिंपल सा चीज देखिए, अगर हम हैं दोनों हाथ हमारा कोई खींच रहा है और बराबर फोर्स से खींच रहा है, मेरा मूवमेंट किधर होगा, ना हम इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे। अगर बराबर फोर्स दोनों तरफ लग रहा है तो हमारा मूवमेंट एकदम फिक्स रहेगा, स्ट्रेट रहेगा।
तो जब मूवमेंट जीरो हो जाए, कोई मूवमेंट सेंट्रल मेटल का सेंट्रल एटम पर देखने को नहीं मिले, तो म्यू उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बार बार बोल रहे हैं, इसको डिटेल्ड में अगर समझना है तो हम लोग अगला एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, लेकिन तत्काल ये समझा जा सकता है बहुत आसानी से कि वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वही म्यू को डिसाइड करेगा, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मूवमेंट को डिसाइड करेगा। तो ये बेरिलियम का मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगा, यानी कि म्यू इसका जीरो, और जिसका म्यू जीरो वो मॉलिक्यूल्स हो जाता है नॉन पोलर, यानी कि अध्रुवीय मॉलिक्यूल्स, अध्रुवीय अणु हो जाता है। अब देखते हैं, कार्बन है, कार्बन चारों साइड हाइड्रोजन से ज्वाइन किया हुआ है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट भी करेंगे, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री का होता है, 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। तो अब 109 डिग्री, 109.5 डिग्री का जो बॉन्ड एंगल हुआ, इसमें क्या है कि जब ये बराबर, इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर हम देखें, En ऑफ C इज ग्रेटर देन H, तो यानी इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर शिफ्ट होगा, कार्बन की तरफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। तो चारों बराबर फोर्स से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहे हैं कार्बन की तरफ, यानी कि हमको, अब हम ये बीच में है और चार तरफ से हमको खींचा जा रहा है, ये धक्का दिया जा रहा है, बराबर फोर्स से धक्का दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा मूवमेंट होगा क्या, नहीं होगा, एकदम से मूवमेंट नहीं होगा, यानी कि उस कंडीशन में कब, जब एंगल हमारे पास प्रॉपर एक सबका एंगल कांस्टेंट हो, सेम फोर्स अगर लग रहा है तो हमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, यानी कि जो सेंट्रल मेटल का सेंट्रल एलिमेंट कार्बन जो है उसमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसका वेक्टर का रिजल्टेंट जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो जीरो होगा यानी कि म्यू जीरो, और जब म्यू जीरो होगा तो मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। हाइड्रोजन के केस में आप देख सकते हैं, ये दोनों बराबर फोर्स से, अगर दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, सेम है, दोनों बराबर खींचेगा, मूवमेंट कहीं नहीं होने वाला है, इसका मतलब इसका म्यू जीरो। सेम यही कंडीशन है क्लोरीन के साथ, यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में हम लोग ये चेक करते हैं कि उसका पोलैरिटी, यानी कि डाइपोल मोमेंट जो है वो कितना आ रहा है, क्या जीरो आ रहा है या जीरो से ज्यादा या कम आ रहा है। तो अगर जीरो नहीं होगा तो वो हो जाएगा पोलर, और अगर जीरो है तो वो होगा नॉन पोलर। आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेस। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेस आपने देखा है कि वो किस टाइप के क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप होता है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप है। तो उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेस काम करता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो दीज आर फॉर्म्ड अमंग द पोलर पोलर मॉलिक्यूल्स। तो पोलर कैसे होगा, तो अब आप देखिए, यहाँ पे SO2 है, SO2 में आप देखेंगे कि ये लोन पेयर है और यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसका जो बॉन्ड एंगल है ये आपका बॉन्ड एंगल 120 से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम होगा, 120 से कम होगा, क्योंकि लोन पेयर है, ये रिपेल करेगा बॉन्ड्स को, तो बॉन्ड थोड़े से बेंड हो जाएंगे। SO2 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। सल्फर, और अब इस केस में देखिए En ऑफ S इज लेस देन En ऑफ O। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन अपने पास अपने तरफ खींचेगा, अपने तरफ खींचेगा। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर भी अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। लेकिन दो जो आपको एक्सिस जो दिख रहा है वो नीचे की तरफ है, यानी कि रिजल्टेंट जो है वेक्टर का वो नीचे ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी इस कंडीशन में जो म्यू है यानी रिजल्टेंट जो है वो जीरो नहीं होगा। जब रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा तो इसलिए SO2 क्या हो जाएगा, SO2 हो जाएगा पोलर मॉलिक्यूल्स। सेम कंडीशन हम लोग देखते हैं क्लोरीन के साथ, NCl3 के साथ। NCl3 में आप आएंगे तो यहाँ एक लोन पेयर है और 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तीनों ऊपर के डायरेक्शन में। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है En ऑफ N इज ग्रेटर देन Cl। तो इस कंडीशन में क्या है कि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा क्लोरीन की तरफ, और ऊपर लोन पेयर भी इसको खींच रहा है। अब जब पोलरिटी का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, ऊपर साइड जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन का शिफ्टिंग संभव है, इसमें सल्फर का शिफ्टिंग संभव है, वाइब्रेशन इसमें देखने को मिलेगा, इसलिए ये मॉलिक्यूल्स क्या होगा, पोलर हो जाएगा। HCN के केस में देखते हैं, यहाँ C है और N है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ
यानी विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। कौन सी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता? तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग एबिलिटी, ये ध्यान देना है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग एबिलिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो En ऑफ सी, सी से ज्यादा होगा N का और C से कम होगा किसका? H का। तो ये क्या होगा? C अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और C से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है नाइट्रोजन, यानी कि रिजल्टेंट जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा, यानी ये सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम का मूवमेंट पॉसिबल है। तो म्यू नॉट इज इक्वल टू 0, दैट इज मॉलिक्यूल्स विल बी पोलर। अब आते हैं CHCl3 में। CHCl3 के केस में आप देखेंगे तो 3 क्लोरीन जो है वो कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En ऑफ C लेस देन Cl और उससे कम होता है किसका? H का। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम देखें तो क्लोरीन का ज्यादा है, तो क्लोरीन क्या करेगा? कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपने तरफ, नीचे तरफ। अब यहाँ 3 क्लोरीन है, तीनों नीचे के डायरेक्शन में अगर काम कर रहा है तो वेक्टर का रिजल्टेंट जो है वो क्या होगा? नीचे के तरफ, यानी कार्बन का मूवमेंट पॉसिबल है, इसका पोलराइजेशन पॉसिबल है, इसलिए CHCl3 जो मॉलिक्यूल्स होगा वो पोलर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डेड, यानी कि जो हमारा मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड का तीसरा जो टाइप था वो है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड ये एक, समझिए कि एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है जो मोस्ट यानी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और हाइड्रोजन के बीच में काम करता है, यानी उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व जो हुए हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, नॉफ याद रखना है, नॉफ याद रखेंगे। इन 3 एलिमेंट्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किनके बीच में? तो उन 3 एलिमेंट्स के लोन पेयर, ठीक, और हाइड्रोजन के बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये क्या करता है कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है, एक अतिरिक्त अस्थायित्व प्रदान करता है मॉलिक्यूल्स को, अणु को। तो हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड द एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एंड किसके बीच में? हाइड्रोजन के बीच में। अब आप देखें यहाँ कि एक NH3 ये मॉलिक्यूल्स, NH3 मॉलिक्यूल्स के केस में ये NH3 का स्ट्रक्चर है, ये अगला दूसरा मॉलिक्यूल्स है, ये तीसरा मॉलिक्यूल्स है। तीनों के बीच में आप देखेंगे ये जो बॉन्ड काम कर रहा है, यही बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड, जो अमोनिया के सारे मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से क्या करेगा? बांध के रखेगा। ठीक है, अगला एग्जांपल इसका देखते हैं। तो अगला जो एग्जांपल है हमारा है वाटर मॉलिक्यूल्स। 1 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में भी एक एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स को आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी एक हमने आपको रिवाइज करा दिया है। आपको अगर क्लास 11th में ज़्यादा ब्रीफ आइडिया है तो आप ठीक है आगे बढ़ेंगे, अगर जिनको थोड़ा कम आइडिया है आप कमेंट करेंगे। एक इसके लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि इसके लिए आप कमेंट करेंगे, डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाएगा। वैसे क्लास 11th में ये सब आपको पढ़ना था, केमिकल बॉन्डिंग में चैप्टर 4 में। तो अब हम लोग पूरे कंक्लूजन पे आते हैं। जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो हमारा पहला जो होता है वो नॉन पोलर होता है, दूसरा पोलर होता है और तीसरा जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई? तो इनमें वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और सॉफ्ट होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? कम होगा, क्योंकि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? आसानी से कम टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाएगा और सॉफ्ट होगा। इंसुलेटर होता है वो किसी भी स्टेट में, वो चाहे मोल्टेन स्टेट हो या सॉलिड स्टेट हो, इंसुलेटर यानी कुचालक का काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्टर नहीं होता है। इसके एग्जांपल्स हो गए। जो भी एग्जांपल होगा वो यानी कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब के किसके एग्जांपल हो जाएंगे? नॉन पोलर के। इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आपको पीछे आपने देखा है कि लंदन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। पोलर जो होता है ये इसका मेल्टिंग पॉइंट लो तो होता है लेकिन वेरी लो नहीं होता है, यानी नॉन पोलर से थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। चूंकि मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूलर सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो कम होते हैं।
लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं, सबसे कम होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन सॉलिड का, उसके बाद आता है पोलर का। ये भी इंसुलेटर होते हैं, कुचालक होते हैं, ना ही मोल्टेन स्टेट में या सॉलिड स्टेट में, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर का काम करते हैं, कुचालक होता है। जो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब के सब क्या किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, पोलर के हो जाएंगे, जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स। अब हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़िया काम कर रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है तो हार्ड भी होगा। इंसुलेटर है, किसी भी स्टेट में, सॉलिड स्टेट हो या इस मोल्टेन स्टेट हो, पिघले हुए कंडीशन में, ये किसका काम करता है, तो इंसुलेटर का काम करता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आइस इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि अब ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो रहा है आपको समझने में या कुछ एक्स्ट्रा वीडियो आपको चाहिए किसी खास टॉपिक पे, तो आप कमेंट करेंगे, तो हम लोग इस पे प्रयास करेंगे। और वैसे तो हम लोग वीडियो बना ही रहे हैं, और जो भी डाउट होगा वो डाउट आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो आयनिक, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अभी 3 टाइप और बचे हुए हैं, आयनिक, मेटालिक और कोवैलेंट। इन तीनों टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ओके, आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।